ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो धर्मांतरण की बात हो रही है और जिस तरह से खुलासे हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाले हैं। कल हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी इस उमर गौतम के बारे में, वो ये कि जब ये अपने गांव जाता था तो 6 से 7 गाड़ियों का काफिला होता था, लोग रिसीव करने आते थे। पैसा कहां से आता था इस तरह से वीआईपी विजिट का? कई खुलासे हुए हैं। धर्मांतरण केस की हम बात करें और जो वीडियो आया है जिसमें ये जिक्र कर रहा है, प्राउडली बता रहा है, और ये बहुत ही सख्त इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। डॉक्यूमेंट्स बनाना, रोजाना लोगों को जोड़ना, जबरदस्ती कितनी की गई ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है आप इसे देख के काफी कुछ समझ पाएंगे और जैसे जैसे आज जांच आगे बढ़ेगी और भी खुलासे होंगे इसके बारे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था और जहाँ भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूँ वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊँगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंज़र में जाऊँगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस, यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सुना किस तरह से, और बहुत प्राउडली बता भी रहा है ये व्यक्ति कि इसने कैसे कैसे लोगों को इस्लाम कबूल कराया। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, हमने कल दिन भर इस बारे में बात की, जो जो जानकारियां निकल कर आई, और आज जो ये वीडियो आया है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है कि ये नेक्सस लग रहा है जो सालों से काम कर रहा है। और डिटेल में जाने के बाद पता चला कि ये तो साउथ में भी इनकी शाखाएं हैं। जी देखिए, इनकी पूरी देश में शाखाएं हैं और उमर गौतम का इतना नाम इसलिए हो गया था क्योंकि वो पूरी कोशिश करता था और खुद अपना उदाहरण देता था। जैसा हमने कल भी बताया था कि उमर गौतम एक बहुत ही प्रतिष्ठित पैसे वाले जमींदार छत्री परिवार से ताल्लुक़ रखता था और उमर गौतम खुद भी बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर कर चुका है और जो जैसी जानकारी उसके मुताबिक उसके पास लॉ की भी डिग्री है। तो वो खुद के हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट होने की कहानियाँ लोगों को सुनाता था, अक्सर कन्वर्जन की जो तकरीरें देता था उस दौरान, और कोशिश करता था कि जो गैर मुस्लिम है उनको मुस्लिम बनने के लिए, उन इस्लाम ग्रहण करने के लिए उनको इंस्पायर कर सके। तो वो इसीलिए उमर गौतम को एक रोल मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वो जाता था ऐसे लोगों के साथ बैठता था जो मुस्लिम नहीं हैं, उनसे बात करता था और उनको इस्लाम की तरफ आकर्षित करता था। इसी के दौरान आप देख सकती हैं, जैसा कल वहाँ उसके गांव में भी लोगों ने बताया था कि वो जब भी आता था लोगों से ये जिक्र ज़रूर करता था कि मैं तो हमेशा एरोप्लेन से ही चलता हूँ। उसके साथ गाड़ियों का काफिला भी होता था, मुस्लिम धर्म से संबंधित तमाम लोग उसको रिसीव करते थे, उनके साथ वो घूमता था। तो कुछ लोगों को जो गरीब तबके से हैं, जो गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश करता था, उनको आकर्षित करता था कि अगर आप भी इस्लाम अपना लेते हैं तो आपको भी तमाम तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन आई है ऋषभ, जैसे क्योंकि आप लखनऊ से भी हमें ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, जो नोएडा डेफ सोसाइटी की संचालिका थी रोमा रोका जिनका नाम है, एटीएस ने पूछताछ की और उसके बाद पता चलता है कि उनका आईएसआई से जुड़ी हुई हैं कश्मीर के स्टूडेंट्स और स्पेशली जो बच्चे गरीब हैं या किसी भी तरह से संपन्न है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिनमें एक हीन भावना भर दी जाती है सोसाइटी में या किसी भी वजह से आ जाती है, उन्हें आप आसानी से मोटिवेट कर लेते हैं और इन्फ्लुएंस करके उन बच्चों को। फिर मैं ये भी देखती हूँ कि आतंकी ट्रेनिंग के प्रशिक्षण जैसा आरोप लग रहा है और फिर उसके अलावा मौलानाओं के साथ पूरा उनको उनकी सिटिंग रखी जाती थी।
ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो ये काम सिस्टमाइज तरीके से कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, सबकी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी है। ज़्यादातर ऐसे बच्चों को चुना जाता था जो डम्ब एंड डेफ हैं, जो साइन लैंग्वेज ही समझते हैं। तो साइन लैंग्वेज के जो भी जानकार टीचर है, जैसे नोएडा की इस महिला टीचर का जिक्र होता है, कानपुर के भी एक टीचर का जिक्र हो रहा है जिसका नाम वासिफ बताया जा रहा है, वो साइन लैंग्वेज से ही इन बच्चों से बात करते थे। आमतौर पर होता है कि उनकी अपनी शारीरिक कमजोरी, चूंकि वो मूक बधिर हैं, उसकी वजह से वो अपने आप को सोसाइटी और घर से कटा हुआ महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में अब उनके पास कोई एम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनकी शादी नहीं होगी, उनका कोई सोशल रिकॉग्निशन नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को ये टारगेट करते हैं और उनको साइन लैंग्वेज के माध्यम से मोटिवेट करते हैं, उनका ओरिएंटेशन करते हैं, उनको इस्लाम की तरफ झुकाते हैं और आखिरकार उनको इस्लाम कबूल करवा देते हैं। अब ये बात भी कुछ निकल के आ रही है कि जिस डम्प एंड डेफ सोसाइटी की बात नोएडा की जा रही है, वहाँ पर 60 ऐसे बच्चे हैं, 60 ऐसे किशोर युवा हैं जिनका कन्वर्जन इस्लाम में कराया गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस महिला टीचर का नाम आ रहा है, चूंकि उस डम्प एंड डेफ सोसाइटी में कश्मीर के भी काफी छात्र थे, तो इस चीज की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है कि खासतौर से जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे युवक हैं जिनको मोटिवेट किया जाए, या मोटिवेट करके जब उनका कन्वर्जन इस्लाम में करवा दिया जाता है तो उनको जम्मू कश्मीर की तरफ ले जाया जाए, वहाँ पर उनसे तकरीरें उनको सुनवाई जाए, उनको मोटिवेट करवाया जाए। अब ये अभी जाँच का विषय है कि इनका इस्तेमाल क्या किसी आतंकी वारदात के लिए हो सकता था। इन सारे एंगल्स की जांच अभी एटीएस भी कर रही है और हो सकता है आगे आने वाले समय में सेंट्रल की कोई एजेंसी जैसे एनआईए इस मामले की जांच में इन्वॉल्व हो जाए, तब शायद कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ठीक, आप रहिए हमारे साथ। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, ये जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं, अब एक मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार और किस तरह से स्टेप्स उठाने वाली है, क्योंकि देखिए कश्मीरी स्टूडेंट्स का एंगल आता है और मूक बधिर बच्चों को खास तौर से आप टारगेट करते हैं, और उसके बाद जो नोएडा की डेफ सोसाइटी है वो सेंटर है। सबसे बड़ी बात ये है, कैसे स्टेप्स उठाए जाएंगे अब? हाँ देखिए, बिल्कुल जीनत, एक के बाद इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस ने पहले खुलासा किया था उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद। आज एक और वीडियो सामने है, आपको पर उस वीडियो के बारे में बता दें जीनत कि उमर का ये वीडियो आया है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहा है कि उसने 1000 लोगों का धर्मांतरण संबंधी डॉक्यूमेंट जारी किया है, और ये भी कह रहा है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इंग्लैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट, पोलैंड तक धर्मांतरण के काम करते थे, और ये जो इस्लाम कबूल करने से अल्लाह का काम हो रहा था। ऐसे वीडियो उसके मिले हैं, और ये वीडियो उत्तर प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं, सेंट्रल की जो जांच एजेंसी है, उनको ये वीडियो हाथ लगे हैं। साथ ही कुछ वीडियो ऐसे भी मिले हैं यूपी एटीएस को जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो बड़े अप्लाई है AK-45 जैसे अप्लाई उसको चलाते दिखाई दे रहे हैं। यानी एक बड़ी साजिश थी, और नोएडा से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके ISI तक और दूसरे देशों में, तो ये विदेशी फंडिंग का मामला हो, जैसा ऋषभ बता रहे थे कि अब शायद इसकी जांच NIA को भेजी जाएगी, और अनुरोध भी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार से कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इसकी जांच करें, क्योंकि मामला विदेश से जुड़ा आ रहा है। तो अब एक एक करके गरीब हिंदुओं को टारगेट करना, या इसके अलावा जो मूक बधिर बच्चे उनको टारगेट करना, उनका मानव बम के तौर पर इस्तेमाल करना, तो बड़ी साजिश का हिस्सा ये हो सकता है। और इसीलिए एटीएस लगातार जांच कर रही है। बकायदा सरकार की तरफ से कल मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि इन लोगों की संपत्तियां कुर्क की जाएगी, इनके ऊपर NSA और गैंगस्टर लगाया जाएगा, छोड़ा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, क्योंकि अब 2022 का चुनाव भी है यूपी में जीनत की। इस तरह की साजिशें, इस तरह का वीडियो जैसा कि गाजियाबाद के लोनी में आया था, तो किसी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कोई करता है तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इसके तार विदेशों से जुड़ रहे हैं, विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, धर्मांतरण की बात आ रही है, इन सारी इश्यूज पर यूपी एटीएस तो जांच कर ही रही। साथ ही अब NIA से भी अनुरोध किया गया कि केंद्रीय जांच एजेंसी भी इसमें जो है ठीक, और इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। ऋषभ, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो बताइएगा, जो रोमा रोका महिला है जो ये पूरी सोसाइटी को संचालित कर रही थी, बंगाली हिंदू इसे बताया जाता है इस महिला को, और फिर उसके बाद जब इससे सवाल जवाब होते हैं वो अपने आप को बेकसूर बताती है, लेकिन लोग इन बच्चों से मिलने आते थे मदद के बहाने। और सबसे बड़ी बात यह कि इस सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमरे नहीं थे, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो कुछ बच्चों को बाहर रखा जाता था, और जो ये एजेंट्स आते थे मदद के बहाने, ये बच्चों से बाहर मिलते थे और फिर बाहर ही उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जो डंप एंड डप सोसाइटी की बात हो रही है, जो सेंटर छोटा है, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन जो उनका रेजिडेंशियल पर्पस होता था, उसके लिए आसपास के बताया जा रहा है, नोएडा के कई जो थोड़े से रूरल एरियाज़ हैं या जो थोड़े से इंटीरियर के एरियाज़ हैं, वहाँ पर इस सोसाइटी ने कुछ कमरे, कुछ मकान ले रखे थे, जहाँ पर ये डंब और डेफ बच्चे किशोर रहते थे। अब इनकी सोसाइटी को एड के नाम पे, इनकी सोसाइटी को मदद के नाम पे तमाम संगठन सामने आते थे, कुछ बड़े लोग सामने आते थे, रसूखदार पैसे वाले लोग। उन लोगों के जरिए इन लोगों से जो साइन लैंग्वेज है उसके जरिए उनसे बात की जाती थी, उनको यह एहसास दिलाने की और कोशिश अजीत, की आप जाती। दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस पर हम जानकारियां और जुटाते रहेंगे, लेकिन उस वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिए। किस तरह से धर्मांतरण की बात को ये व्यक्ति स्वीकार करता है और कहां-कहां से अपने तार बताता है, यानी कि पहुंच बताता है। कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था कभी, मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था, और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया मैंने कभी। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंज़र में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। धमकी, धोखे और धन के जरिए धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार उमर गौतम और जहांगीर आज से 7 दिन के लिए यूपी एटीएस की रिमांड पर रहेंगे। इस रिमांड के दौरान उमर गौतम के कब्जे से बरामद रजिस्टर पर होगी पूछताछ। उस रजिस्टर में 1000 से ज़्यादा उन लोगों के नाम हैं जिनका धर्म परिवर्तन कर गैर मुस्लिम से मुस्लिम बनाया गया। इसी के साथ ही इन दोनों के कब्जे से बरामद मोबाइल के डेटा एक्सट्रैक्शन से मिली डिटेल के बारे में भी होगी पूछताछ। उसमें कुछ विदेशी नंबर भी हैं जिनमें शक जताया जा रहा है कि वो ISI और विदेशी संस्थाओं से जुड़े हो सकते हैं। इसी के साथ इस्लामिक दावा सेंटर जो उमर गौतम की एक संस्था है, उसको मिलने वाली फंडिंग और इन्होंने किसका किसका धर्म परिवर्तन कराया है, इस गिरोह के तार देश के किस किस शहर से जुड़े हुए हैं, इन सभी मुद्दों पर होगी पूछताछ। कस्टडी रिमांड के दौरान कुछ अन्य गिरफ्तारियां और कुछ बरामदगी भी हो सकती हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। धर्मांतरण गैंग कितना बड़ा है इसका ठीक अनुमान नहीं लग पाया है। एटीएस की माने तो इस गैंग में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं। गैंग के तार दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, रामपुर, कानपुर, फतेहपुर तक फैले हुए हैं। ये लिस्ट और भी लंबी है क्योंकि जांच अभी जारी है। यूपी के जिन जिलों का नाम अभी तक सामने आया है वहां न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। आइए करते हैं धर्मांतरण के सबसे बड़े गैंग का पंचनामा। धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी सख्त है। सीएम योगी ने साफ आदेश दिया है कि आरोपी जो भी हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इधर यूपी एटीएस की टीम लगातार धर्मांतरण के एक नहीं कई गुनहगार पश्चिमांचल से पूर्वांचल तक जुड़े हैं तार। उत्तर प्रदेश एटीएस ने जब से इस कन्वर्जन गैंग का पर्दाफाश किया है तब से हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी उमर गौतम है, जो यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। न्यूज़ 18 की टीम उमर गौतम की जड़ों की तलाश में फतेहपुर में उसके पैतृक गांव पहुंची। कानूनी धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किया गया उमर गौतम कुछ साल पहले कानून की पढ़ाई करने के लिए फतेहपुर से निकला था। यहाँ से पंतनगर यूनिवर्सिटी में कुछ समय एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और उसके बाद AMU से कानून की पढ़ाई की, ऐसा उनके परिजन कहते हैं। उमर गौतम
इस्लाम कबूल करने से पहले श्याम प्रताप सिंह गौतम था। श्याम प्रताप के पिता धनराज सिंह फतेहपुर के एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार से थे। उनके परिवार में 6 बेटे थे, जिनमें से चौथे नंबर पर श्याम प्रताप उर्फ उमर गौतम था। धनराज सिंह एक सरकारी सेवा से रिटायर हुए। जैसे ही उमर गौतम ने इस्लाम कबूल कर लिया, उनको यहाँ से बेदखल कर दिया। परिवार के लोगों ने उनसे नाता खत्म कर लिया। हालांकि पास के ही एक गांव में छत्री परिवार की बेटी राजेश्वरी से उनकी शादी हुई, लेकिन उमर गौतम ने राजेश्वरी को भी धर्म परिवर्तन कर रजिया बना दिया। उनके परिवार के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो आते हैं यहाँ पर उमर गौतम? नहीं, ज़्यादा नहीं आवत का, तो यहाँ क्षेत्र में अपन घूमे घामे तो भले 10-20 मिनट का आ जाए। हाँ, नहीं तो आवत नहीं। जब श्याम प्रताप से उमर गौतम बने, मतलब उस वक्त उनके घर का, उनके पिताजी परिजनों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन यही रहा है कि यहाँ हमारे घर से मतलब न रखो, ना आओ जाओ, यहाँ कोई मतलब नहीं, तब से बंद कर दें। श्याम प्रताप सिंह जब उमर गौतम बना तो उसके परिवार ने उससे रिश्ते नाते तोड़ दिए। उमर गौतम पहले खुद मुस्लिम बना, फिर अपनी पत्नी को जबरन इस्लाम कबूल करवाया। उसके बाद से तो मानो उमर गौतम पर सनक सवार हो गई। उसने धर्म परिवर्तन को अपना मिशन बना लिया। यहाँ लोग बताते हैं जब इस्लाम कबूल कर लिया था उमर गौतम ने, तो परिवार से बेदखल भी कर दिया गया और उसके ससुराली जलों ने भी उसको अपने तमाम रिश्तों से महरूम कर दिया। उसके ससुर ने तमाम कोशिश की, उसको तमाम लालच भी दिए कि तुम अपने धर्म में वापस आ जाओ, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब लोग बताते हैं कि कभी कभी यहाँ पर आता है उमर गौतम, अपने पिता और माता की मृत्यु के बाद कुछ दिन के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अभी भी पास के इलाकों में कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, प्रतिष्ठित पैसे वाले मुस्लिम परिवार हैं जो उमर गौतम से जुड़े हुए हैं। और जब उमर गौतम यहाँ आता है तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उसे रिसीव करने जाते हैं। अपने गांव में तो नहीं, लेकिन आसपास के जिलों में जाता है तकरीर देने के लिए उमर गौतम। धर्मांतरण के तार पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक जुड़े हैं। नोएडा के सेक्टर 117 में जिस स्कूल में बच्चों का धर्मांतरण किया गया वो कोविड की वजह से बंद है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्कूल पर किसी केयरटेकर या सिक्योरिटी गार्ड की भी तैनाती नहीं की गई है। जिस तरीके से एटीएस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 केस स्टडी बताई, उसके बाद कुछ और खुलासे के साथ ये सामने आया है कि यहाँ पर और भी बच्चे ऐसे हैं जिनका धर्मांतरण किया गया है, जिनको कन्वर्ट किया गया है, जिनको हिंदू से मुस्लिम बनाने का काम यहाँ पर किया जाता था। और जिस तरीके से एक टीचर का नाम सामने आ रहा है जो बच्चों का ब्रेन वॉश किया करता था और बच्चों को धर्मांतरण कराने के लिए। तो इस पूरे गैंग का पर्दाफाश न्यूज़ 18 लगातार करता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।